इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी उसका आप आज के दौर में उदाहरण देख रहे हैं कि बीमारियां कितनी ज़्यादा होने लग रही हैं। इन बढ़ती बीमारियों के कारण हमें अपने पुराने दौर में लौटना होगा जब हम ये सारी चीज़ें छिड़कते नहीं थे। तो शुरुआत से बात करें तो जब हमारे हरित क्रांति से पहले का दौर था तो उस समय अपने देश में अनाज की कमी थी। आप सभी जानते हैं अनाज की कमी थी क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि आप दो टाइम अनाज खाइए और एक टाइम बचाइए क्योंकि देश में खाद्यान्नों की कमी है। तो उस चीज़ को देखते हुए आगे हरित क्रांति आई। तो हरित क्रांति में क्या, हमारी बोनी किस्में आई जो उपज ज़्यादा देती हैं, लेकिन उपज ज़्यादा देने के कारण क्या हुआ, वो खपत भी ज़्यादा होती है उनमें खाद की और स्प्रे वगैरह सब ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादा हुई उसके साथ साथ। लेकिन आप ये जानते हैं कि यूनिवर्सिटी की एक रिकमेंडेशन होती है कि आपको इतनी खरपतवार नाशक स्प्रे करना है, फिर इतने डोज में करना है। लेकिन दुकानदारों ने, जो सप्लायर हैं, उन्होंने अपना ज़्यादा मुनाफा करने के लिए ज़्यादा मात्रा में किसानों को बता दिया कि ये थोड़ा और डाल दो और अच्छे से होएगा। इसके अलावा किसानों ने ये सोच के कि हम थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर देंगे तो पता नहीं क्या ही असर हो जाएगा। इन चीज़ों के कारण जो डोज जितनी थी यूनिवर्सिटी की वो 4 गुने 5 गुने तक चली गई। उसके कारण क्या हुआ, जितना पौधे को लेना है वो तो उतना ही लेगा, बाकी कहाँ जाएगा, या तो वातावरण में जाएगा या तो हवा में, या आपका जैसे पानी के द्वारा आसपास के नदी नालों या फिर अपने तालाबों में जाएगा। उसके अलावा तीसरा हमारा कहाँ जाएगा, अंडरग्राउंड वाले पानी में धीरे धीरे रिसके जाएंगे। तो ये केमिकल्स इतने सालों से हम स्प्रे कर रहे थे उसके कारण हमारे वातावरण में शामिल हो गए हैं। इसके कारण वो धीरे धीरे हम तक पहुंच गए हैं खाने के द्वारा या पीने के पानी के द्वारा। उसी कारण आप अभी देखिए कि हॉस्पिटल कितने ज़्यादा हो गए हैं कैंसर के। तो कैंसर के रोग और दूसरे रोग इसलिए ही बढ़ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का मंथन करने के बाद हमें ये समझ में आया कि हमें प्राकृतिक खेती पे वापस जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ पुरानी पद्धतियाँ थी, उनमें कुछ बढ़ावा देके या फिर उसमें कुछ संशोधन करके हम इस प्राकृतिक खेती के कुछ सिद्धांत हैं जिसके आधार पर हम चलते हैं। तो इसका आधार हम विविधीकरण को लेते हैं। विविधीकरण से आप क्या समझेंगे, वैरायटी, मतलब हर चीज़ की डाइवर्सिफिकेशन करना। मतलब जैसे अगर आपका खेत है तो उसमें एक प्रकार की फसलें नहीं लेनी, फसलें बदल बदल के बोनी है। वो क्यों बोनी है, क्योंकि आप ये समझते हैं जैसे एक खेत है उसमें जो हमारी फसलें हैं उन फसलों से रिलेटेड ही उनके बीड्स हैं। मतलब खरपतवार फसलों से रिलेटेड, इस फसल में एक खरपतवार होगा, दूसरी में दूसरा होगा। ऐसे ही कीट और बीमारियां हैं, हर फसल की अलग अलग होती हैं। तो उससे हमें क्या लाभ होगा, अगर हम फसल को बदल देंगे तो वो जो खरपतवार के जो सीड हैं वो उगेंगे नहीं, या फिर जो दूसरे कीट पतंगे वो उनको खाने नहीं आएंगे क्योंकि वो हर फसल के अलग अलग होते हैं। तो इसलिए फसल को बदल बदल के बोने से भी एक तरीके से हमारा प्राकृतिक रूप से जो कीट है उनका प्रबंधन होता है। उसके अलावा आप ये जानते हैं कि जो फसलें होती हैं उनकी जड़ें होती हैं, वो भी कुछ केमिकल्स होते हैं, रूट एक्सुडेट बोलते हैं, वो केमिकल छोड़ते हैं। वो भी अलग अलग माइक्रोब्स को आकर्षित करते हैं, अलग अलग कीटों को। तो फसल बदलेंगे तो अलग अलग हमारे जो जमीन है उसमें माइक्रोब्स भी अलग तरह के होंगे क्योंकि उनकी जो जड़ें हैं वो अलग अलग माइक्रोब्स को भी अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे फसलों का आगे मतलब मिनरलाइजेशन होता है। जो आप जिस रूप में पौधे इस्तेमाल करते हैं उस रूप में जो जीवाणु हमारे बदलते हैं, उस रूप में करने के लिए वो भी अलग अलग जीवाणु होते हैं, वो भी हर फसल के अलग अलग होते हैं। तो इसलिए अगर हम ज़्यादा फसलें अलग अलग लगाएंगे तो हमारे जीवाणुओं की संख्या भी बढ़ जाएगी, खेत में अलग अलग प्रकार के जीवाणु आएंगे। तो इसके कारण फिर हम जो फसल उगाएंगे उसके बीच में भी हमें, जैसे खरीफ और रबी की फसल हम लेते हैं, धान और गेहूँ, ये जो फसल चक्र है इस फसल चक्र को ऐसे ही ना रखें, हम फसल भी बदल सकते हैं। या फिर इसके बीच में हम ग्रीष्मकालीन मूंग ले लें, जो हमारी मूंग की फसल है वो ले सकते हैं हम। उसमें क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपको मूंग की फलियाँ मिल जाएंगी, उसके अलावा जो पत्ते झड़ेंगे या फिर बाद में मूंग जब जमीन में मिलेगी उससे हमारी जमीन की नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा, आने वाली फसल में लगभग हमारा 20-25% तक यूरिया की खपत घट जाएगी।